यस, फोर्थ सेम के जो बच्चे हैं, मैं डॉक्टर प्रशांत कुमार मिश्रा यहाँ पर आज आपको बताऊंगा कि आपके राज्य भाषा के प्रचार और प्रसार के हेतु कौन कौन सी विभाग है आपके, या कौन कौन सी प्रकार हैं आपके, या कौन कौन सी कार्यपालिकाएं हैं जो कि काम कर रही हैं। तो सबसे पहले आपकी आती स्वायत्त संस्थाएं आती हैं, स्वायत्त संस्थाएं, और ये वाली में जो आपकी जो पहली जो है वह है आपकी केंद्रीय हिंदी निदेशालय दिल्ली। यह जो है यह आपकी 1960 में यह स्थापित हुई थी। यह जो है आपकी सन 1960 में स्थापित ये बनाई गई थी। और ये वाली का केंद्रीय हिंदी निदेशालय का जो प्रमुख काम था वह था सिर्फ मात्र भाषा हिंदी का प्रचार और प्रसार और विकास के लिए काम करना, और प्रशासनिक जो भी आपका साहित्य होता है वह भी बनाना, और साथ ही प्रशासनिक साहित्य को बनाने के साथ साथ वैज्ञानिक और तकनीकी विषयों की जानकारी को भी बनाना, और साथ में बहुत सारे पॉइंट उन्होंने दिए कि ये हमको कार्य करने चाहिए, और क्यों करने हमको ये चाहिए, ताकि अपनी मातृ भाषा का जो विकास है वह सही प्रकार से हो सके, है ना। तो जो पहला उन्होंने जो दिया, जो पॉइंट दिया है, पहला उन्होंने दिया कि अब फर्स्ट पॉइंट है आपका यह बोलते हैं कि हिंदी भाषी जो भी काम करने वाले लोग हैं, नए जो लोग काम करने वाले हैं, उन सभी के लिए, जो लोग हिंदी नहीं आते हैं उन सभी के लिए एक सेमिनारों को आयोजित करना चाहिए। अच्छा, मतलब सेमिनार क्या है कि वहाँ पर भाषा के विद्वान आएँ और बातें करें, और भाषा के विकास के लिए जो जो वस्तुएं आवश्यक हैं वह भी आ करके बताएं वो। अच्छा, तो दूसरा जो है टॉपिक आपका यह है कि जहाँ पर हिंदी भाषी क्षेत्र नहीं है वहाँ के विश्वविद्यालय तथा हिंदी विश्वविद्यालयों के प्राध्यापकों में परस्पर संपर्क के लिए व्याख्यान के लिए हैं। मतलब जहाँ पर मातृभाषा हिंदी बोली जा रही है वहाँ के प्राध्यापक, और जहाँ के मातृभाषा हिंदी नहीं बोली जा रही वहाँ के प्राध्यापक आपस में अपना एक वो बना के रखें संपर्क, और वो बार बार एक दूसरे के यहाँ पर भेजे जाएं ताकि वो हिंदी के बारे में जानकारी को बता सकें। पॉइंट नंबर आपका 3 है कि वह हिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए हिंदी छात्रों की पर्यटन यात्राएं और अनुसंधान की अध्ययन यात्राएं भी निकालनी चाहिए। मतलब विश्वविद्यालय या महाविद्यालय को चाहिए कि जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जा रही वहाँ के बालकों को वहाँ लेकर के जाया जाए जहाँ पर मातृभाषा हिंदी बहुत ज़्यादा बोली जाती है, वहाँ के लोगों के साथ में उनको बार बार उसे हिंदी में कहा जाए। पॉइंट नंबर जो 4 है आपका, वह बोलता है कि हिंदी भाषी राज्यों के हिंदी लेखकों तथा संस्कृत मातृभाषा हिंदी को छोड़कर अन्य भारतीय भाषाओं में लिखने को पुरस्कार भी देना चाहिए। लोग कहते हैं कि केवल जो माता देव वाणी में साहित्य लिख रहे हैं, जो मातृभाषा में हिंदी में साहित्य लिख रहे हैं वही नहीं, साथ में वह भारत की किसी भी दूसरी अन्य भाषाओं में भी साहित्य को लिख रहे हैं, चाहे वो बंगला हो, आसामी हो, है ना, और किसी भाषा में भी साहित्य को अगर वो कह रहे हैं, लिख रहे हैं, तो वैसे साहित्यकारों को भी भारत सरकार की ओर से पुरस्कार प्रदान करना चाहिए, ताकि
वो लोग और अच्छे से काम कर सकें। 5वां पॉइंट कहता है कि शैक्षिक हिंदी संस्थाओं को वित्तीय सहायता देने तथा उनके द्वारा जो भी परीक्षाएं की मान्यता प्रदान करने के प्रयोजन से उनके कार्यों का निरीक्षण करना चाहिए। वह कहते हैं कि इतनी भी आपकी ये जैसे बहुत सारे जो वित्त विहीन जो कॉलेज हैं, बहुत सारे महाविद्यालय एडिड नहीं है, वहाँ पर भी क्या है कि उनको वित्तीय सहायता जब दें जब वह जान लें कि यहाँ पर मातृभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए महाविद्यालय कितना काम कर रहा है। ठीक है ना। पॉइंट नंबर 6 आपका है कि हिंदी भाषी क्षेत्रों तथा विदेशों में निःशुल्क वितरण के लिए हिंदी की पुस्तकों तथा पत्रिकाओं को भेजा जाए। मतलब जहाँ जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जा रही है वहाँ पर कोशिश ये की जाए कि फ्री में लोगों को मातृभाषा हिंदी की बुक्स और पत्रिकाएं सौंपी जाएं ताकि वे उनको पढ़ें और पढ़ने के साथ ही साथ हिंदी के विकास की तरफ भी ध्यान जाए। पॉइंट नंबर 6 आपका बोलता है कि हिंदी पुस्तक प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाए। मतलब ये समय अगर तो आपके हिंदी पुस्तक रिले आपके होते हैं तो ये पहले की बातें कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा और पुस्तकों की प्रदर्शनियाँ यानी कि मेले, पुस्तक मेले लगवाए जाए ताकि लोगों को मातृभाषा के बारे में अच्छे से जानकारी मिले। नेक्स्ट पॉइंट आपका कहता है कि हिंदी भाषी क्षेत्रों के निवासियों तथा विदेशियों को पत्राचार द्वारा हिंदी का शिक्षण करवाना चाहिए। मतलब जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जा रही, जो हिंदी भाषी क्षेत्र नहीं है और जहाँ पर विदेशी हैं वहाँ पर उनको पत्रों के माध्यम से भी हिंदी का ज्ञान हमको देना चाहिए। हम उनसे पत्र भेजें और पत्र भी मातृभाषा में ही लिख करके उससे संपर्क करें। फिर आपका जो पॉइंट नंबर 2 है वह क्या कहता है कि देवनागरी लिपि का मानवीकरण तथा यांत्रिक उपयोग के लिए देवनागरी लिपि का विकास हो। मतलब ये जो देवनागरी जो है लिपि में ही सभी को अपने काम करने हैं और कोई दूसरी लिपि को वो ना करें और प्रत्येक क्षेत्र में देवनागरी को ही महत्ता दी जाए। पॉइंट नंबर 3 है कि वैज्ञानिक तथा तकनीकी आपकी शब्दावली तथा मानक ग्रंथों का निर्माण किया जाए। वह कह रहे हैं कि वो हिंदी के जो शब्दकोश जो बनाए जाए वह तकनीकी से लेके हर एक बात का उसमें मतलब बताया जाए ताकि लोगों को प्रत्येक आपके शब्द का ज्ञान हो सके। फिर यही क्या कहता है कि है ना। और फिर पॉइंट नंबर 4 कहता है कि अन्य और कार्यक्रम भी किए जाएं, जैसे पत्रिकाओं का प्रकाशन है, प्रकाशकों के सहयोग से पुस्तकों का प्रकाशन है और हिंदी के जो सहायक भाषाएं हैं जैसे आपकी उर्दू और हिंदी भाषाओं के विकास पर भी योगदान पे भी हमें ध्यान देना है। और कोशिश ये भी की जाए कि हिंदी के जो आपके सूचना केंद्र हैं तथा टेलीफोन सेवाएं भी हिंदी के प्रचार और प्रसार के लिए हमको जागरूक करनी है और उनको विकसित करना है। पॉइंट अब आपका आता है बा में आपकी जो दूसरी जो हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए जो दूसरी आपकी जो संस्था जो है वह है आपकी केंद्रीय हिंदी संस्थान आपकी आगरा। सभी बच्चों को इसका नाम भी पता होगा। तो राजभाषा हिंदी के शिक्षण प्रशिक्षण के लिए शिक्षा मंत्रालय ने सन 1961 में 1900 यानी कि ये आपकी 1960 में बनी थी और ये आपकी उसके 11 साल बाद बनी है। तो ने केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल की स्थापना की और यह मंडल केंद्रीय हिंदी संस्थान करता है और यह संस्थान के जो मुख्य कार्य हैं वह यूं बताए गए हैं। पहला है यहाँ पर आपको शिक्षण कार्य में क्या बताया जाता है। तो पहला पॉइंट है कि हिंदी पर प्रदेशों के माध्यमिक विद्यालयों के हिंदी अध्यापकों का प्रशिक्षण के लिए यहाँ पर आपको B.Ed और आपके M.Ed के प्रशिक्षण पर ध्यान दिया जाता है।
दूसरा आपका उपरोक्त अध्यापकों के लिए लघु अवधि के नए और दूसरे कोर्स भी चलाए जाते हैं, जैसे 6-6 महीने के जो कोर्स होते हैं, पत्रकारिता के हैं और भी कई भाषाओं के हैं, प्रतियोगिताओं के हैं, वह भी कोर्स वहाँ पर किए जाते हैं। पॉइंट नंबर 3 है कि कॉलेज और विश्वविद्यालय के हिंदी भाषा और भाषा विज्ञान के साहित्य के प्राध्यापकों के लिए लघु अवधि के नवीन पाठ्यक्रम और बनाए जाए। मतलब क्या है कि हिंदी भाषा विज्ञान के और ज़्यादा विकास के लिए वह चाहते हैं कि और नए नए पाठ्यक्रम भी लागू किए जाएं, ताकि बच्चों को, और वह पाठ्यक्रम का समय 3 साल ना हो, 2 साल ना हो, 6-6 महीने के, साल भर के 3-3 माह के छोटे छोटे कोर्स भी बनाए जाएँ, ताकि और ज़्यादा विकास किया जा सके। और पॉइंट नंबर 4 आपका कहता है कि हिंदीतर प्रदेशों के विद्यालयों के भाषेतर अध्यापकों के लिए गहन किसी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का संचालन करना। मतलब क्या कहते हैं कि जहाँ पर हिंदी के प्रदेश हैं, वहाँ के विद्यालयों के लिए दूसरी भाषाओं के अध्यापकों के लिए भी शिक्षण प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम लागू करना चाहिए, ताकि वह और भाषाओं के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी को समझ सकें। फिर आप अगला पॉइंट कहता है कहते हैं विदेशियों के लिए भी हिंदी शिक्षण की व्यवस्था की जाए। और आपको ये भी पता है कि आपके केंद्रीय हिंदी संस्थान में बहुत सारे विदेशों से बच्चे आते हैं और आकर के हिंदी सीखते हैं, तो वहाँ पर विदेशियों के पढ़ने के लिए बहुत ही अच्छा इंतजाम किए गए हैं। दूसरा पॉइंट आप कहता है कि शैक्षिक सामग्री को बनाना। पहला पॉइंट इसमें कहता है कि पाठ्य पुस्तकों को बनाना। सबसे पहली बात तो है कि अगर हम आपकी शैक्षिक सामग्री बना रहे हैं, तो शैक्षिक सामग्री के लिए हमको सबसे पहले पाठ्य पुस्तकों को ही बनाना पड़ेगा, और वह पाठ्य पुस्तकें ऐसी हों कि जिनको पढ़ने पर बालकों को बोरियत महसूस ना हो। दूसरा, सहायक पुस्तकों और अभ्यास मालाओं को बनाना। साथ ही साथ पाठ्य पुस्तकों के साथ थोड़ी सी सहायक पुस्तकें और बनाई जाए, और बच्चों को बार बार उसमें अभ्यास के जो पाठ है वो डाले जाएं, ताकि बच्चे प्रैक्टिस करें और उसको सीखें। पॉइंट नंबर 5 कहता है कि भाषा प्रयोगशाला और ध्वनि प्रयोगशाला का संचालन और उनके लिए टेप पाठों का निर्माण भी। मतलब भाषा के लिए प्रयोगशालाएं हो और एक ध्वनि प्रयोगशाला भी, जहाँ पर साउंड और टेप वगैरह सारी चीज़ें हों, ताकि बच्चा वहाँ पर जाए और दूसरे लोगों को बोलते हुए देखे और दूसरे लोगों को वह बोलते हुए देखे और पाए। अच्छा, चौथा है दृश्य श्रव्य सामग्री को बनाना। दृश्य श्रव्य क्या है कि बच्चों को देखने और देखें भी, और देखने के साथ में वो कोई सुन भी सकें। हमको वैसे ही पाठ्यक्रम का निर्माण करना है। तीसरा, संगोष्ठी और कार्यगोष्ठियों का संचालन। मतलब प्रत्येक विद्यालय को चाहिए कि हर एक माह में हिंदी के प्रति कोई ना कोई एक सेमिनार, बाल सभा जैसी कोई ना कोई काव्य प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता को बनाते रहें, ताकि बच्चों का और क्रमिक रूप से विकास ढंग से चलता रहे। 5वां आपका अनुसंधान। ये आप जानते हैं, शोध को कहते हैं, आपके रिसर्च को कहते हैं। जो बच्चे PhD MPhil करते हैं वो यहाँ पर बच्चों को पता है। तो कहते हैं यह संस्थान आगरा विश्वविद्यालय और मैसूर विश्वविद्यालय द्वारा शोध केंद्र के रूप में मान्यता प्राप्त है, और यहाँ पर साहित्यिक और व्यवहारिक तथा प्रायोगिक भाषा विज्ञान में PhD तक अनुसंधान कार्य होते हैं। मतलब केंद्रीय हिंदी संस्थान में भाषा विज्ञान और साहित्यिक भाषा और भी कई भाषाओं में PhD भी की जाती है। तो जहाँ पर जो बच्चे PhD करना चाहते हैं या 2 भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, उनको केंद्रीय हिंदी संस्थान में दाखिला लेना ही चाहिए। और पॉइंट नंबर आपका है 6, प्रकाशन में। तो प्रकाशन के लिए अनुसंधान की पत्रिकाओं को प्रकाशित किया जाए, मतलब जहाँ पर शोध को बहुत अच्छे ढंग से बताया गया हो, वो पुस्तकें बनाई जाए। नंबर 2 है कि हिंदी भाषा शिक्षण की पुस्तकों का प्रकाशन किया जाए, जहाँ पर हिंदी भाषा का ज्ञान ढंग से दिया गया हो, ऐसी पुस्तकों को बनाया जाए। और पॉइंट नंबर 3 कहता है सहायक सामग्री का भी प्रकाशन किया जाए। सहायक सामग्री से है कि व्याकरण की पुस्तकें, रूप की पुस्तकें और पर्यायवाचियों की पुस्तकें, पुस्तकें, छोटी छोटी पुस्तकें बनाई हैं, सहायक पुस्तकें, ताकि बच्चों को और ज़्यादा मातृभाषा के प्रति जागरूकता महसूस हो। और नंबर 4 आपका कहता है
तुलनात्मक भाषा विज्ञान की पुस्तकों को बनाया जाए। तुलनात्मक क्या है कि मतलब दूसरी भाषाओं को और हिंदी भाषा में क्या कंपेयर है, कितना भेद है, क्या फ़र्क है, यह भी हमको ऐसी पुस्तकों को भी बनाया जाए कि जिसमें दूसरी भाषाओं के भी दोष लिखे हों गुण और हिंदी भाषाओं के भी दोष और गुण लिखे हों। अच्छा, पॉइंट नंबर 7 आपका कहता है प्रसार सेवा प्रोग्राम। तो पॉइंट नंबर का में है कि संस्थान की एक शाखा दिल्ली में है, यहाँ पर आपके प्रशासनिक कर्मचारियों को कार्यालयी भाषा का शिक्षण प्रशिक्षण दिया जाता है। मतलब केंद्रीय हिंदी निदेशालय में भी और विदेशियों को और वहीं के प्रशासनिक जो उद्यमी हैं उन सबको हिंदी भाषा का ज्ञान दिया जाता है ताकि वह सीखें और हिंदी के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझें। नेक्स्ट पॉइंट है पूर्वांचल और दक्षिण भारत में भी शाखाएं खुली हुई हैं। मतलब जो अपने पूर्वोत्तर के जो है, आप देखिए कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है वह भी आपका बहुत काम करता है मातृभाषा के लिए, और दक्षिण भारत में भी आपका मद्रास, तमिल वगैरह के भी कई ऐसे कॉलेज विद्यालय हैं जो हिंदी भाषा का ज्ञान दे रहे हैं। अच्छा, पॉइंट नंबर 3 लास्ट पॉइंट है हिंदी प्रदेशों में हिंदी शिक्षण प्रशिक्षण के कार्यों में मार्गदर्शन किए जाए कि मतलब जो भी कार्य हम बच्चों को दे रहे हैं वह कार्यों का पूरा जानकारी, पूरी उनको सूचना, पूरा प्रशिक्षण के साथ ही उनको जानकारी दी जाए ताकि वह और हिंदी के प्रचार प्रसार में काम कर सकें। तो यह तो थी आज आपके 2 पॉइंट की बातें। फिर आपकी अगली जो वो पंक्ति आपकी वह हैं उनसी हैं, वह है स्वैच्छिक आपकी संस्थाएं जो कि स्वयं की इच्छा से ही काम करती हैं। तो ये वालों के बारे में मैं आपको दूसरी वीडियो बताऊंगा। तब तक अपना जो घर है वहाँ पर रहें, सेफ रहें और अपना काम करें, ढंग से रहें। मैं डॉक्टर प्रशांत मिश्र DLED 4th सेम के 5वें पार्ट को आज आपको मैं बता रहा था। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बहुत ही शीघ्र आपको जल्दी ही बताऊंगा। धन्यवाद और आपका बहुत बहुत आभार।